MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से और मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश ISIS ने रची थी? आज विस्तार से इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से, क्योंकि दिल्ली से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी आज गिरफ्तारी से जुड़ी। बता दें कि दिल्ली में आज 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कनेक्शन जो है वो ISIS से बताए जा रहे हैं। ऐसे खुलासे जो है वो किए गए हैं, जिसके बाद से देश में हंगामा हो गया। हंगामा तो कल संसद में भी होगा, क्योंकि विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली है। विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली है और विपक्ष के पास कई सारे मुद्दे हैं। कौन से बिल रहेंगे, कौन से मुद्दे रहेंगे जो विपक्ष उठाने जा रहा है, विस्तार से इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तीसरी खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि PTI कुछ बड़ा प्लान कर रही है इमरान खान को लेकर। इमरान खान को लेकर प्रदर्शन की प्लानिंग हो रही है और इस बीच आपको बता दें कि मुल्ला मुनीर की नींदें उड़ने वाली है। नींदें तो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट की भी उड़ने वाली है, क्योंकि कुछ बड़ा वहां पर भी होने वाला है। विस्तार से इस खबर के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहली और बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। दिल्ली से आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई। दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ, उसके बाद आपको बता दें कि 3 गिरफ्तारियां और हुई हैं। इससे पहले 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन और 3 गिरफ्तारियां हुई हैं और ये गिरफ्तारियां बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही हैं, क्योंकि इनके कनेक्शन जो है वो ISIS से बताए जा रहे हैं। बता दें कि खुफिया एजेंसी को बड़ी जानकारी मिली और 3 राज्यों से ये गिरफ्तारियां जो है वो हुई हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश वो राज्य है। बता दें ये वही राज्य है जहां पर लंबे समय से जांच एजेंसियां जो है वो जांच भी कर रही थी। लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या एक बहुत बड़ा आतंकी मॉड्यूल जो है उसकी कोई साजिश की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। ISIS से कांटेक्ट हो रहा था और इसमें आपको बता दें कि एक आतंकी का नाम जो है वो सामने आ रहा है, जो रहने वाला तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का है, लेकिन साथ ही आपको बता दें इसका जो बैकग्राउंड है वो पाकिस्तान के पंजाब से है, लेकिन ये दुबई से पूरा ऑपरेट कर रहा है। शहजाद भट्टी का नाम हम ले रहे हैं, क्योंकि शहजाद भट्टी जो है उससे कनेक्शन बताया जा रहा था। ये कौन है पहले आपको बताते हैं इसकी पूरी कुंडली। बता दें कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जो है इसका जन्म हुआ था, लेकिन दुबई से आपको बता दें कि ये ऑपरेट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि इसका जो आपराधिक पूरा रिकॉर्ड है वो कुछ ऐसा है कि बताया ये जाता है कि डिजिटल अपराध जो है उसमें ये संलिप्त रहता था। और अब जांच एजेंसियां जो है वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है कि जो ये 3 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं ये क्या कुछ बातचीत जो है वो करते थे, कहां पर रेकी करते थे, कौन कौन से वो राज्य थे, कौन कौन सी वो जगहें थे। और हथियारों की तस्करी जो है उसका भी आरोप जो है वो इसके ऊपर है। कई सारे लंबे और बड़े केसेस जो है वो शहजाद भट्टी पर है, जिसका कनेक्शन जो है इन 3 आतंकियों का बताया जा रहा है। क्या ये पूरा मामला है, ये 3 गिरफ्तारियां कितनी महत्वपूर्ण है और दिल्ली ब्लास्ट से क्या तार जुड़ रहे हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद से सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के पूरे नेटवर्क की कमर तोड़ कर रख दी है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर, पंजाब तक आतंकी गतिविधियों में लिप्त शैतानों का हिसाब किया जा रहा है। देश को दहलाने की साजिश रचने वाले, देश में जैश और अलकायदा के पैर जमाने वाले हर आतंकी को उसके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज 3 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब से हुई है। पंजाब से आतंकी हरगुनप्रीत सिंह, तो मध्य प्रदेश के दतिया से आतंकी विकास प्रजापति और यूपी के बिजनौर से आतंकी आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह मॉड्यूल एक इंटरनेशनल और अंतर्राज्यीय नेटवर्क के रूप में काम कर रहा था और इस मॉड्यूल को पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ऑपरेट कर रहा था। एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, जो कि गैंगस्टर है, पर आज की डेट में ही इज़ वर्किंग एट द बिहेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान,
और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जब इन आतंकियों से पूछताछ की तो आतंकियों ने देश को सन्न करने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आतंकियों का लिंक आईएसआई से है। तीनों आतंकी आईएसआई के आतंकी शहजाद भट्टी के लिए काम करते थे। अब सवाल यह है कि आखिर आतंकी शहजाद भट्टी कौन है? आतंकी शहजाद भट्टी का जन्म तो पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन दुबई में बैठकर शहजाद भट्टी आतंकियों और गैंगस्टर्स का नेटवर्क चलाता है। शहजाद भट्टी संगठित अपराध, डिजिटल आतंकवाद और हथियारों की तस्करी का काम करता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को देश से भगाने में भट्टी ने ही मदद की थी। भट्टी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुख्यात फारूक खोखर गैंग का अहम सदस्य माना जाता है। आतंकी शहजाद भट्टी अपने गुर्गों से दहशत फैलाने का काम लगातार करता रहता है। खुद ये खुलासा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया है। इनकी जो इन्वॉल्वमेंट पता लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी। जो समझ में आया वो ये कि जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। शहजाद भट्टी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बना हुआ है। इस बीच खबर यह भी है कि हाल ही में अमेरिका से डिपोर्ट कर लाए गए गैंगस्टर लॉरेंस का भाई अनमोल भी गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकियों के निशाने पर था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस इनपुट पर भी जांच कर रही है। दरअसल 27 अक्टूबर को अनमोल बिश्नोई ने अपने वकील के जरिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर यह दावा किया था कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है। अनमोल बिश्नोई की गुहार पर एनआईए की अदालत में सुनवाई भी हुई थी। पुलिस को जांच में पता चला है कि गिरफ्तार किए गए तीनों आतंकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आईएसआई से निर्देश लेते थे और दिल्ली एनसीआर में धमाके का प्लान कर रहे थे। पुलिस को शक है कि ये नेटवर्क पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में युवाओं का ब्रेन वॉश कर उन्हें आतंकी ब्रिगेड में शामिल भी कर रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनआईए जो है वो बिहार जांच करने के लिए पहुंची है। ये बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है क्योंकि लगातार आपको बता दें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जांच कर रही है। बिहार के खगड़िया में आपको बता दें अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जांच करने के लिए पहुंची है। अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं कि एनआईए की तरफ से जांच जो है वो की जा रही है, छापेमारी कार्रवाई भी की जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो। और अब बिहार के खगड़िया से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर बता दें कि एनआईए जो है वो जांच करने पहुंची है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विंटर सेशन की। शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली और बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण आपको बता दें विंटर सेशन बताया जा रहा है क्योंकि एक तरफ दिल्ली में सर्दी तो पड़ गई है लेकिन कल पार्लियामेंट सेशन के दौरान गर्मी जरूर बढ़ने वाली है क्योंकि मुद्दे जो है वो बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। एसआईआर का मुद्दा है, कई सारे मुद्दे, क्योंकि विपक्ष जो है वो कई सारे मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आएगा और सत्ता में बैठी सरकार को भी घेरते हुए नजर आएगा। आज ऑल पार्टी मीटिंग भी थी। इस दौरान आपको बता दें कि पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, किरण रिजिजू की तरफ से बयान जो है वो सामने आया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह बात कही कि वो सकारात्मक पूरी पार्लियामेंट सेशन में जो विंटर सेशन है उस पर चर्चा चाहते हैं और पूरी उम्मीद है कि इस बार विपक्ष जो है वो सहयोग करेगा। लेकिन किन मुद्दों पर विपक्ष जो है वो सत्ताधारी सरकार को घेर सकता है आपको वो भी बताते। सबसे पहला और बड़ा मुद्दा जो है वो एसआईआर का रहने वाला है क्योंकि बिहार के बाद अब 12 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो है अब एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है, 7 और दिन के लिए एक्सटेंड भी हो गई है। तो एसआईआर का मुद्दा बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। दूसरा मुद्दा जो है वो वोट चोरी का रहेगा। तीसरा मुद्दा जो है वो दिल्ली में पोल्यूशन का तो रहेगा लेकिन पोल्यूशन के साथ साथ आपको बता दें दिल्ली ब्लास्ट का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा जो है वो भी विपक्ष उठाते हुए नजर आएगी। ये कई ऐसे मुद्दे हैं। रोजगार का मुद्दा भी जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि हर सेशन में आपको बता दें कि रोजगार का मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से जरूर उठाया जाता है लेकिन एसआईआर सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले मॉनसून सेशन की बात करें तब भी एसआईआर का मुद्दा उठाया गया था और एक बार फिर से एसआईआर का मुद्दा जो है वो उठाया जाएगा। पार्लियामेंट सेशन की बात करें, विंटर सेशन की बात
करें कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे, कौन कौन से नेताओं के बयान सामने आए हैं, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। एक दिसंबर यानी कल से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होनी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में पक्ष विपक्ष के सांसदों का जमावड़ा होगा, लेकिन फिजाओं में पहले ही सियासी शोर घुल गया है। इसलिए पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से कि क्या कल से संसद में संवाद होगा या फिर वही पुराना विवाद? क्या जनता के मुद्दों पर बहस होगी या फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा शीतकालीन सत्र? क्योंकि विपक्ष ने कमर कस ली है सरकार को घेरने के लिए नहीं, बल्कि संसद को ठप करने के लिए। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद संकेत तो कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। कई जगह से सूचना मिल रही है, बीएलओ से कहा जा रहा है इन लोगों के वोट मार दीजिए, काट दीजिएगा। ईवीएम वगैरह का है कि सब जो पिछड़े और दलित लोग हैं इनके पीडीए के, इनका वोट काटिए। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। आज ऑल पार्टी मीटिंग में 36 राजनीतिक दलों के 50 नेता शामिल हुए थे। शीतकालीन सत्र के लिए विपक्ष का एजेंडा सेट है। विपक्षी पार्टियां कानून व्यवस्था, दिल्ली ब्लास्ट, पॉल्यूशन, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण, वोट चोरी, फॉरेन पॉलिसी, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और राज्यसभा सचिवालय के बुलेटिन में सांसदों से वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे संसद में न लगाने वाले निर्देशों पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है जो देश में एसआईआर का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार जो महाराष्ट्र में लगातार उजागर हो रहा है उसका मुद्दा है, गवर्नेंस का मुद्दा है, एयर पोल्यूशन का मुद्दा है, मिलावटी कॉफ सिरप का मुद्दा है, मिलावटी फूड प्रोडक्ट्स का मुद्दा है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाकर वही ट्राइड टेस्टेड टूल किट फॉर्मूला जो है विवाद करो और उसका राजनीतिक फायदा उठा, वो हो रहा है। विपक्ष तैयार है तो कमर सरकार ने भी कस ली है ताकि मॉनसून सत्र की तरह शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट ना चढ़ पाए। बात देश के मुद्दों पर हो, लेकिन जो जरूरी बिल हैं वो पास होने से रुक ना पाए। अपोजिशन पार्टी ने कई मुद्दे रखे हैं, एसआईआर भी उनमें से एक है, लेकिन ये कहना कि एसआईआर को लेकर के पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ऐसा सब पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं कहा है। अगर किसी ने बाहर में स्टेटमेंट दिया है उसको सामूहिक स्टेटमेंट नहीं मानना चाहिए। मैं बहुत पॉजिटिव हिसाब से देख रहा हूं कि ये शीतकालीन सत्र अच्छी तरह से चलेंगे। हमेशा चाहते कि हाउस ना चले, जबकि हाउस ऑपोजिशन के लिए होता है और उसमें सरकार को घेरने का मौका मिलता है उनको, लेकिन हमारा ऑपोजिशन ही रेडी नहीं है सरकार को घेरने के लिए। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। लोकसभा बुलेटिन के मुताबिक शीतकालीन सत्र के दौरान एटॉमिक एनर्जी बिल, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अमेंडमेंट बिल, कॉर्पोरेट लॉ अमेंडमेंट बिल, सिक्योरिटीज मार्केट्स कोड बिल, मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल, संविधान 131वां संशोधन बिल, रिपेलिंग एंड अमेंडमेंट बिल, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट बिल और इंश्योरेंस लॉ एंड अमेंडमेंट बिल पेश होना है। ये बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ सत्र होगा। जिस प्रकार से लगातार राज्यों का प्रचंड आशीर्वाद एनडीए को, नरेंद्र मोदी जी को मिल रहा है, उसकी प्रतिध्वनि होगी इस बार के सत्र में। और मुझे लगता है कि एसआईआर का मुद्दा जितना विपक्ष बौखलाहट के साथ उठाता है उतनी ही उसकी जड़ें कमजोर हो रही हैं। जिन मुद्दों को उठाने की बात विपक्ष कर रहा है, आज उसे देखकर तो यही लगता है कि शीतकालीन सत्र का हाल भी मॉनसून सत्र जैसा हो सकता है। मॉनसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चला था और पूरा बिहार
और पूरा सत्र बिहार में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर विपक्ष के हंगामे की भीड़ चढ़ गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 1 दिसंबर की वो तारीख बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है जब विंटर सेशन की शुरुआत होने वाली है। सवाल तो ये है कि विंटर सेशन जो है वो प्रोडक्टिव कितना होगा, यानी यहाँ पर नेताएं जो मुद्दे उठाते हुए नजर आएंगे वो महत्वपूर्ण तो होंगे लेकिन हल्ला गुल्ला ना हो, ये एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन 2 दिसंबर पाकिस्तान के लिए बड़ी तारीख रहने वाली है। क्यों, चलिए आपको बताते हैं। मुल्ला मुनीर को आपको बताते हैं नींद नहीं आ रही है। नींद इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इमरान खान को जो टॉर्चर लगातार किया जा रहा है, PTI ने भी एक बड़ा प्लान जो है वो बना लिया है। PTI ने कुछ इतना बड़ा प्लान बनाया है कि हो सकता है कि सिविल वार का आगाज जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि गृह युद्ध का आगाज जो है वो पाकिस्तान में हो सकता है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जिस तरीके से नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है मुल्ला मुनीर की तरफ से, इमरान खान कहां है कहां नहीं है उनके परिवार वालों को कुछ नहीं पता है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि PTI के जो कार्यकर्ता है वो भी आक्रोशित है। उनकी तरफ से भी लगातार ये सवाल पूछा जा रहा है कि उनका नेता कहां है। बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान ये क्यों कर रहा है। पाकिस्तान में बैठा मुल्ला मुनीर जो है, क्या ये अमेरिका के इशारों पर सब कुछ कर रहा है? क्या जो इमरान खान है उन्हें जानबूझ के टॉर्चर किया जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा 2022 वो साल था जब इमरान खान की लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें सत्ता से हटाना तक पड़ा था। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि PTI क्या प्लान कर रही है। सवाल यह भी है कि क्या इमरान खान जो है उन्हें अंडरग्राउंड किया गया, कहीं छिपाया गया है, कहां पर वो है, उनके परिवार वालों से, उनकी बहनों से उन्हें क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी एक बड़ी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि जनरेशन Z जो नेपाल में खूब सुर्खियों में थी, अब आपको बता दें कि पाकिस्तान में भी PTI कुछ इसी तरीके का प्लान कर रही है। क्योंकि जनरेशन Z जो है PTI के जो कार्यकर्ता है और वहां की जो आवाम है, कहा जा रहा है कि वो सड़कों पर एक बार फिर से उतरने वाली है। नेपाल जैसी तस्वीर ही अब आपको पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी नजर आएगी। कहा जा रहा है कि वहां पर भी जो आक्रोशित आवाम है वो दिसंबर को इकट्ठा हो सकती है और 2 दिसंबर को जो पाकिस्तान में आवाम इकट्ठा होगी उसमें PTI जो है उसके भी कार्यकर्ता जो है वो साथ में इकट्ठे होते हुए नजर आएगी। अब जनरेशन Z की अगर हम बात करें, जेनजी जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ये जेनजी जो है वो अभी बहुत आक्रोशित है क्योंकि आटा महंगा, चीनी महंगी, सब कुछ महंगा। वहां पर आप नौकरी भूल जाइए, खाना भूल जाइए। तो वहां पर जो जनरेशन Z है, जेनजी जो है वो बहुत ज्यादा आक्रोशित है और 2 दिसंबर को कहा जा रहा है कि PTI के कार्यकर्ता और वहां पर जो जनरेशन Z है वो कुछ बहुत बड़ा प्लान जो है वो कर रही है। इस बीच अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, इमरान खान की हम बात करते हैं, दिन ब दिन हमने देखा कि लोकप्रियता खूब बढ़ गई थी इमरान खान की और उसके बाद हमने देखा कैसे तख्ता पलट वहां पर हुआ। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में 2022 में देखने को मिली थी और उसके बाद शहबाज शरीफ जो है वो आते हैं। फिर उसके बाद आरोप जो है वो लगाया गया इमरान खान और PTI की तरफ से कि ये इंपोर्टेड सरकार जो है वो पाकिस्तान में आई है और लगातार निरंतर आप देखेंगे तब से इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और साथ ही जो आंतरिक सुरक्षा है उस पर तो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े सवाल जो है वो उठते हुए नजर आ ही रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से ये सवाल जो है वो पाकिस्तान को लेकर खड़ा हो रहा है कि क्या जनरेशन Z, जेनसी जो नेपाल में प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, वही जनरेशन Z जो बांग्लादेश के अंदर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, आगजनी करते हुए नजर आए थे, अब वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी इसी तरीके से प्रदर्शन जो है वो करते हुए नजर आएंगे। अभी क्या हाल है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में और इमरान खान कहां है, कहां उन्हें छिपाया है, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में सबसे बड़ा भूचाल आने वाला है। पाकिस्तान में मुनीर के सैनिकों की शामत आने वाली है। आशंका है 2 दिन बाद मुनीर की सेना को रावलपिंडी की सड़कों पर दौड़ाया जाएगा, जेल की दीवारों को ढहा दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान की पार्टी PTI के कार्यकर्ताओं ने इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे बड़ी तैयारी कर ली है। यकीन ना हो तो सुनिए। इमरान खान साहब के साथ, इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो सलूक हो रहा है पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन इन हालात में सबसे बड़ी जिम्मेदारी पाकिस्तान के नौजवानों पर है। इमरान खान की पार्टी के नेता और खैबर पख्तूनवा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तान के जेनजी से आह्वान किया है, सड़कों पर आओ और इमरान को रिहा कराओ। और इस रिहाई की तारीख तय की गई है 2 दिसंबर 2025।
दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सांसद, कार्यकर्ता और नेता 2 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करेंगे। दावा किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन के दौरान पीटीआई कार्यकर्ता आदियाला जेल की तरफ कूच कर सकते हैं। प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हिंसा की आशंका जताई जा रही है। मतलब पाकिस्तान में बवाल होना तय है, क्योंकि तैयारी मुल्ला मुनीर ने भी कर ली है। अगर पीटीआई कार्यकर्ताओं ने आदियाला जेल में घुसने की कोशिश की तो हिटलर से भी क्रूर मुल्ला मुनीर अपने तोपों के मुंह खोल देगा। इसलिए आशंका जताई जा रही है 2 दिसंबर को पाकिस्तान में वो कत्लेआम होगा जो आज तक नहीं हुआ। हमने अनाउंस किया है कि मंगल के दिन तमाम पार्लियामेंटेरियन वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पुरअमन तरीके से एहतजाज करेंगे ताकि मेरिट पर फैसले हो और इंसाफ हो, और उसके बाद अडियाला जेल जाएंगे इमरान खान साहब की बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं कि उस दिन इंसाफ होता है या नहीं होता। इमरान खान के साथ जो हो रहा है उसे देखकर तो यही लगता है कि मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान की कब्र खोदने का टेंडर अमेरिका से ले रखा है। इसीलिए रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा हुआ है और क्रूर मुनीर अपने तमगे बढ़वा रहा है। की कोई भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। यहाँ पे गवर्नर थे सिंध के और नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद जुबैर, वो बताते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मुलाकात करते थे। क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है? कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। पूरी अवाम में तशवीश पाई जाती है और हमें अभी जवाब चाहिए यहाँ से कि क्या वजह है, वो कौन सा कानून है और वो कौन से प्रेजेंट रूल्स हैं जिनके मुताबिक इन्होंने किया हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या नहीं, इसको लेकर कोई ठोस सबूत पाकिस्तान के हुक्मरान अभी तक नहीं दे पाए हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है। इमरान की पार्टी, बहनें और बेटा पिछले कई दिनों से इमरान के जिंदा होने के सबूत मांग रहे हैं, लेकिन शहबाज के सिपहसालारों ने सच्चाई से मुंह मोड़ रखा है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहाँ से कई बार मुज़ाकरात की कॉल की। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा जनाब स्पीकर। पाकिस्तान के चीफ ऑफ फोर्स आसिम मुनीर ने इमरान को कहीं दफन करवा दिया है या फिर इमरान को लगातार टॉर्चर किया जा रहा है, ये एक रहस्य बना हुआ है। जेल प्रशासन या तो झूठ बोल रहा है या फिर अधिकारियों को डर है। अगर इमरान की हत्या की सच्चाई सामने आ गई तो मुल्ला मुनीर अधिकारियों को आदियाला जेल की दीवारों में चुनवा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये था पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हाल, जहां पर अभी भी ये नहीं पता कि इमरान खान जो है वो कहां पर है और मुल्ला मुनीर जो है स्पष्ट तौर पर डरे हुए हैं। लेकिन एक और युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि 2022 जब रशिया यूक्रेन शुरू हुआ, 2023 जब इजरायल और हमास के बीच में संघर्ष शुरू हुआ और 2024 वो साल था जब हमने देखा कि टेंशन्स और ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन 2025 वो साल हो सकता है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में शायद युद्ध की शुरुआत जो है वो हो सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बता दें कि ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि एयर स्पेस जो है वो वेनेजुएला के लिए बंद है। और इस बीच बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि वेनेजुएला की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से वहां पर यह कहा जा रहा है कि उसे चुनौती के तौर पर इसे देख रहे हैं, उकसाने वाला ये एक तरीके से फैसला जो है वो देख रहे हैं। तो बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका अब सीधे तौर पर एक युद्ध जो है वो छेड़ सकता है? क्या वेनेजुएला के ऊपर एक बड़ा हमला जो है वो किया जा सकता है? क्योंकि 2022 के बाद से लगातार अगर हम देखें तो इकोनॉमिक फ्रंट पर ग्लोबली अगर हम बात करें तो एक बड़ी चुनौती जो है वो हर एक देश ने देखी है। यूरोपियन कंट्रीज की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अगर किसी ने 2022 से इकोनॉमिकली झेला है तो वो यूरोपियन कंट्रीज रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वेनेजुएला क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। वेनेजुएला आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो तेल भंडारण किसी देश के पास है तो वो वेनेजुएला के पास है। और अगर अमेरिका ये युद्ध छेड़ता है तो स्पष्ट तौर पर आने वाले समय के अंदर एक बड़ी मार जो है वो हर एक देश पर ग्लोबली जो है वो रहेगी, भारत के ऊपर रहेगी, अलग अलग देशों के ऊपर रहेगी। क्योंकि जब भी कोई युद्ध की शुरुआत होती है, आगाज होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उस देश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वो बंद होते हुए नजर आता है, वो प्रभावित होते हुए
नजर आता है। वेनेजुएला की अगर हम बात करें तो उनका दूसरे देशों को एक्सपोर्ट जो है वो तेल का है। इससे पहले अगर हम रशिया का भी उदाहरण दें तो रशिया के साथ जब युद्ध की शुरुआत हुई थी, तमाम ऐसे सैंक्शंस जो है वो अमेरिका की तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से लगाए गए थे। तो उस वक्त भी देखा गया था कि ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा असर जो है वो पड़ते हुए नजर आया था। और अगर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में जंग की शुरुआत होती है तो बड़ा असर जो है वो पड़ते हुए नजर आएगा पूरे विश्व के ऊपर। वेनेजुएला के ऊपर तो पड़ेगा ही, अमेरिका के ऊपर भी पड़ेगा ही, लेकिन जिस तरीके से प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, अगर हम एयर स्पेस की बात करें उसे बंद करना, और वेनेजुएला जो है वो उसे अब एक तरीके से चुनौती के तौर पर जो है वो देख रहा है। तो आने वाले समय में किस तरीके का असर जो है वो पूरे विश्व में पड़ते हुए नजर आएगा, भारत पर पड़ते हुए नजर आएगा, वेस्टर्न कंट्रीज पर पड़ते हुए नजर आएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। अमेरिका और वेनेजुएला युद्ध की दहलीज तक पहुंच गए हैं। किसी भी वक्त ट्रंप के ऐलान के बाद अमेरिका की सेना वेनेजुएला पर चढ़ाई कर दी। दोनों देशों की तनातनी ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। चारों तरफ सिर्फ एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप अपनी सनक के चलते वेनेजुएला को बर्बाद कर देंगे? क्या अगले कुछ घंटे में वेनेजुएला पर बमबारी शुरू हो सकती है? दावा है अमेरिका ने दक्षिण कैरिबियन सागर में डेरा डाला हुआ है। अमेरिकी युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर और फाइटर जेट वेनेजुएला को तीन तरफ से घेर कर खड़े हुए हैं। किसी भी वक्त ट्रंप हमले का आदेश दे सकते हैं। अमेरिका और वेनेजुएला में उभरे तनाव के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अमेरिका निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली सरकार को लोकतांत्रिक रूप से वैध नहीं मानता है। अमेरिका मादुरो सरकार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन, विपक्षी दमन और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाता है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है जिस पर अमेरिका की नजर है। अमेरिका मादुरो सरकार पर नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप भी लगाता है। अमेरिका ने अभी तक हमला तो नहीं किया है, लेकिन अपनी सेना के मूवमेंट से वेनेजुएला में दहशत जरूर पैदा कर दी है। इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ कह दिया है कि वेनेजुएला के सैनिक अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। वेनेजुएला के सेना प्रमुख पाड्रिनो लोपेज ने देश को पूरी तरह रक्षा मोड में जाने के संकेत दे दिए हैं। फिलहाल ट्रंप के आदेश पर वेनेजुएला के आसपास के एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। ट्रंप किसी भी वक्त वेनेजुएला पर हमले का आदेश दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पूछता है भारत में ग्राउंड जीरो से मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत हर एक खबर आपके सामने लेकर आता रहेगा। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अब आया असली स्वाद।